नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे लापता बचपन अंतहीन तलाश। आज अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस है। गुमशुदा बच्चों की चिंता और सरोकार का दिवस। दुनिया आज के दिन उन खोए हुए बच्चों के बारे में चिंता करती है जो अनंत काल से लापता हैं। बच्चों की गुमशुदगी के मामले में दुनिया की तरह मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। यहाँ भी प्रति माह 330 के करीब बच्चे गायब हो जाते हैं। इनमें लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुछ बच्चे सौभाग्यशाली होते हैं तो घर लौट जाते हैं, कुछ को पुलिस तलाश लेती है, लेकिन जो बचते हैं वो दुनिया के किस कोने में है इसका कुछ पता नहीं चलता। बच्चों के लापता होने के कई कारण हैं। गरीबी, घर का वातावरण और तस्करी। सबसे प्रमुख कारण है तस्करी। इसलिए लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा लापता होती हैं। आखिर कब तक गायब होते रहेंगे हमारे बच्चे, इस सवाल बरकरार है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। समाज बच्चों की गुमशुदगी से जूझ रहा है। गरीबी, लाचारी, भुखमरी के कारण तो बच्चे लापता होते ही हैं। जिस्म के सौदागर भी लड़कियों को उठाकर बाजार में बेच देते हैं। इस तरह गुम हुए हर बच्चे की एक दुख भरी कहानी है। खासकर लड़कियों की दर्दीली दास्तान का कोई अंत नहीं। माता पिता की छाव से अलग हुई इन बच्चियों को अक्सर बदनाम गलियों में देखा जाता है। बच्चों के लापता होने के आंकड़े दिनों दिन बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही इनमें से 26% की वृद्धि हो चुकी है। चाइल्ड राइट्स एंड यू नामक संस्था ने 2 दिन पहले आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में हर दिन 29 बच्चे लापता हो रहे हैं। इनमें लड़कियों की संख्या 24 के करीब है। हर महीने 720 लड़कियां लापता हो रही हैं। साल 2021 में लापता होने वाली लड़कियों की संख्या 8,876 थी। इस दौरान कुल मिलाकर 10,648 बच्चे गायब हुए। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, धार, जबलपुर, रीवा से सबसे ज्यादा बच्चे लापता हो रहे हैं। इन शहरों के स्लम एरियाज में बच्चों के गुम होने के मामले ज्यादा मिलते हैं। लगभग 30% बच्चे ऐसे हैं जो कभी नहीं लौटते। घर वापस लौटने वालों में लड़के ज्यादा होते हैं, लेकिन घर से गुम होने वाली लड़कियों में ज्यादातर वापस नहीं लौटती। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले गुमशुदा बच्चों की वापसी के लिए मुस्कान नामक अभियान शुरू किया था। उसके भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। बच्चों की गुमशुदगी समाज के लिए कलंक बनती जा रही है। गुमशुदा बचपन की अंतहीन तलाश का कब तक ये चलती रहेगी? पुलिस और प्रशासन कब जागृत होगा? ये अपने आप में सवाल बरकरार हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्यों इस तरह का ये एक तरह से कारोबार ही है जो तस्कर करते हैं, बच्चों को गायब करना, उनमें से जो बच्चे उनके काम के होते हैं। और कई बार आपने सिग्नल्स पर भी देखा होगा, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको बेगिंग करते हुए दिखाई देते हैं, भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से कई सारे बच्चे उन लोगों के नहीं होते जो बच्चे अपने आप को माता पिता बता रहे होते हैं। और ऐसी ही कई सारी कहानियां हैं अलग अलग बच्चों की, जिनमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है तो ढूंढ लिए जाते हैं, वो वापस घर लौट जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लड़कियां वो वापस कम ही लौटती हैं। और ये आंकड़ा स्लम एरियाज में ज्यादा है, यानी स्लम एरियाज में गायब होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। आंकड़ों पर नजर डालिए तो संस्था चाइल्ड राइट्स एंड यू नामक संस्था है जो 2 दिन पहले आंकड़े जारी कर चुकी है। उनका कहना है कि हर दिन मध्य प्रदेश में 29 बच्चे लापता होते हैं और इसमें लड़कियों की संख्या 24 है। यानी लड़के जो गायब होने वाले हर दिन में जो आंकड़ा बताया जा रहा है उसमें महज 5 ही बच्चे हैं जो गायब, 5 लड़के हैं जिसमें गायब हो रहे हैं, यानी लड़कियों की संख्या 24 है। हर महीने 720 लड़कियां लापता हो रही हैं और ये डराने वाला आंकड़ा है। और चलिए इसी बीच हम जानकारी और भी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इन मामलों को देखा जाए, समझा जाए और उन्हें रोकने के क्या प्रयास हैं। जी के पाठक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी के पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। धन्यवाद। जी के पाठक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो बच्चे जिस तरह से लापता होते हैं और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 720 हर महीने बच्चों का गायब होना मध्य प्रदेश की एक कहानी है, इसे आप कैसे देखते हैं और आप क्या मानते हैं कि किस तरह से ये जो घटनाएं हैं वो कम होंगी? क्योंकि मुस्कान अभियान के भी बहुत ज्यादा सकारात्मक जो असर है या उनके आंकड़े हैं नहीं निकल कर आ रहे हैं। जी के पाठक जी। देखिए, ऐसा है ना कि जो बच्चे गायब होते हैं उसके 5-6 बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। जैसे एक फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो एक आप अभी चर्चा में कह रही थी कि स्लम एरिया से बच्चे गायब होते हैं। बहुत से
स्लम ही मत कहिए, कि जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास माने बहुत बड़ा क्लास नहीं लेकिन लोअर मिडिल क्लास है, ये जी। अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चे जैसे स्लम में रहे या लोअर इनकम ग्रुप का आदमी है, अगर वो इधर उधर रहते हैं तो उनके बच्चे दिन भर सड़कों पर खेलते हैं और धीरे धीरे वो बुरी आदतों में फंस जाते हैं। और जी। कभी आपने देखा होगा कि मैं जब यहाँ एसपी रेल हुआ करता था, एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे रेलवे प्लेटफॉर्म पर या इर्द गिर्द जो है नशे के शिकार है, वो नशे के लिए घर छोड़ देते हैं। उसी प्रकार एक दूसरी बड़ी समस्या है बच्चों के जो गायब होने की, वो है स्टेप मदर्स या ऐसे पेरेंट्स जिनका अपने बच्चों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं। हमने कई ऐसे बच्चे बरामद किए हैं अपने सर्विस के दौरान, जिनके जो केवल वो कहते हैं हमको आप कहीं भी डालिए, हम अपने घर नहीं जाएंगे। एक मिस्टर महेंद्र राय हैं, वो छिंदवाड़ा में एक जी। बच्चों का वो चलाते हैं। वो बच्चों को मैं कई बार उनके केयर के लिए मैं जाता था वहाँ, तो वो बच्चे जब घर जाओ फिर भाग जाते थे, क्योंकि दे वर नॉट कंफर्टेबल एट देयर होम एंड विद देयर पेरेंट्स। तो जी। इस ये है। तीसरा भी प्रॉब्लम ये है कि जैसे जो ट्रैफिकिंग गैंग है, ट्रैफिकिंग गैंग, इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग गैंग इन्वॉल्व है। मतलब आप सोचिए कि जब एक बार ग्वालियर में बांग्लादेश की बच्चियां बरामद हुई थी, माइनर बच्चियां थी। एक बहुत बड़ा रैकेट काम करता है जो उनको बॉर्डर पार कराता है काम के नाम पे, फिर उनको बम्बई ले जाता है, बम्बई के बाद उनको फिर उनको धकेल दिया जाता है ट्रैफिकिंग में, इमोरल ट्रैफिकिंग में, वेश्यावृत्ति में, या जो आप कह रहे हैं भीख मांगने में। तो ये कई इश्यूज हैं जो इशू। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी समस्या है, जो जी। हमने बालक बालिका गृह बनाए हैं सरकारी, उसमें जो 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 केयर टेकर हैं, जिनको आप कह सकते हो जो मैनेजर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, वो उनका अटैचमेंट साइकोलॉजिकली उन बच्चों के प्रति इतना अच्छा नहीं है। वो वहाँ खुद शोषण की शिकार करते हैं। जैसे हमने ग्वालियर में जिन बच्चियों को रखा था, तो वो बच्चियां खिड़की तोड़ के भाग गई और एक नोट छोड़ गई कि इतना आतंक है यहाँ, इतनी परेशानियां हैं, तो हमको ये मल्टीपल लेवल पे इसमें सुधार करना पड़ेगा। एक चीज नहीं चल सकती। जी। जब हम पेरेंट्स का एटीट्यूड देखें छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे लेवल पे। दूसरा जो है, हम जो स्लम की छोटी छोटी जब बच्चे हैं, बच्चों के देख रेख के लिए कोई नहीं है, उसको भी अपने को देखना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि जैसे आपने बोला, क्राई ने सर्वे किया है कि सबसे मतलब मतलब जो कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो डाटा है वो होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रहता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। निश्चित रूप से ये आप नहीं कह सकते हो कि सरकार कुछ नहीं करती है, पुलिस कुछ नहीं करती। 70% बच्चे हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं, वो मिल जाते हैं। अब एक रेस्क्यू की बहुत बड़ी समस्या है, जिन बच्चों को आप बरामद कर लेते हो, उन बच्चों को अपडेट कैसे करा जाए, उनको कैसे क्या किया जाए। मैं एसपी मंदसौर था जब हमने लगभग 150 बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बच्चियां बरामद की थी। उसमें डीएनए में मात्र हम उसमें से 60 बच्चों का डीएनए मिला था जो हम दे पाए, उनको वापस कर पाए। बाकी बच्चे, आज आपको आश्चर्य होगा कि वो बच्चियां बीएड कर रही हैं, बीए करके। मतलब ऐसा, उसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी योगदान है। 5-6 बच्चियां नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही हैं, कुछ वोकेशनल काम कर रही हैं, और सबका हमने वो व्यवस्था आज भी जारी है। मुझे तो वहाँ छोड़े हुए 10 साल हो गया। मैंने ये किया था कि सब बच्चे सेंट जोसेफ, डीपीएस, सेंट मैरी, सेंट जोसेफ इनमें पढ़ेंगे, तो व्यवस्था उन कॉलेजों ने, आई एम ग्रेटफुल कि वो आज भी जिंदा है, वो उसी तरह पढ़ रहे हैं। तो मतलब आपको इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस का, क्योंकि लोकल थाने को इंडिपेंडेंट रूप से इस पे मिसिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। लॉ एंड ऑर्डर है, नेताओं की विजिट है, वीआईपी विजिट है, उनके प्रेशर यानी है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में अमला जैसे, भी एक कम है मिनट और सामने। लूंगा आपका, मध्य प्रदेश में जैसे आपने एनडीपीएस के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है, उसी प्रकार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जोनल लेवल पे एटलीस्ट एक अलग थाना बना करके वो बड़ा काम होना चाहिए, ताकि इससे मुक्ति मिल सके। और तीसरा, इसमें सोशल फैक्टर्स जो हैं उनका इरेडिकेशन के लिए पॉलिटिशियंस को, मतलब सत्ताधारी लोगों को
और प्रशासन को, पुलिस को मिल के काम करना चाहिए, एनजीओ को मिल के काम करना चाहिए। और केवल सर्वे से काम नहीं चला, क्राई को बहुत पैसा मिलता है, क्राई इज बिग ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो उन्होंने आंकड़े तो इकट्ठा कर लिए, उनको ये भी देखना चाहिए कि जितना उनको फंड मिलता है उस हिसाब से उनको इस पर अपनी ताकत लगानी चाहिए। दिस इज माय सबमिशन। बिल्कुल जेके पाठक जी, बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे पैमानों पर आपने बताया कि किस तरह से इन घटनाओं को रोका जा सकता है, और एक जगह से नहीं, हर तरफ से इस मामले पर काम करने की जरूरत है, तब जाकर कहीं इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। बहुत शुक्रिया जेके पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुमुद सिंह जी हमारे साथ बनी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। कुमुद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। मैडम सुन पा रही हैं आप मुझे? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ। कुमुद जी, चर्चा आज इन्हीं चीज़ों को लेकर हो रही है, जिस तरह से बच्चे गायब हो जाते हैं और आंकड़े भी निकलकर सामने आते हैं। क्राई का अपना एक स्टेटस है कि कितने, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में हर रोज 29 बच्चे गायब होते हैं और महीने में 720 बच्चे गायब होते हैं, और इन 29 में से 24 लड़कियां गायब होती हैं। और अभी जेके पाठक जी भी हमारे साथ बने हुए थे, उनको भी आप सुन रहे होंगे कि अलग अलग उन्होंने क्राइटेरियाज बताए कि किस तरह इन घटनाओं का बढ़ना हो रहा है। काम करने के लिए अमला, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उस चीज को लेकर होना चाहिए, तब जाकर ये घटनाएं कहीं रुकती हैं। आपने भी इन मामलों को देखा होगा, स्टडी किया होगा। आप किस तरह से इन घटनाओं को देखती हैं और क्या मानती हैं कि किस तरह से ये घटनाएं रुक सकती हैं? जी कुमुद जी। कुमुद जी के पास हम वापस लौटेंगे, शायद डिस्कनेक्ट हुआ है उनका कॉल हमारे साथ। तो देखिए, आंकड़े अपने आप में बताते हैं, और जैसे कि अभी हमारे साथ जीके पाठक जी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से इन मामलों को रोकने में अलग अलग लेवल पर काम करने की जरूरत है। कई जगहों पर जो बच्चे छोड़कर खुद जाते हैं, उनके लिए कारण ये होता है उनके पेरेंट्स का, उनका बिहेवियर ठीक ना होता है। स्टेप मदर, स्टेप फादर की वजह से अपना घर छोड़कर भागते हैं। एक बार ढूंढ कर ले आइए, बार बार वो उस तरह से भागने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा वो आप कहीं पर भी रख दीजिए, जो केयर सेंटर्स होते हैं वहां पर जो बच्चों को रखा जाता है, वहां से बच्चों के भागने की कंप्लेन है। तो कई अलग अलग चीजें हैं। कुमुद जी दोबारा से हमारे साथ बनी हुई है। कुमुद जी, अपनी बात रखिए। इस मसले पर मैं ये कहना चाहूंगी, मैं पाठक जी को सुन रही थी और उन्होंने काफी सारी बातें कह दी हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि हमको एक, जिसको कहते हैं एक रणनीति के तहत, क्योंकि राजनीति के लिए बच्चे मुद्दा नहीं होते, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं होते हैं, तो राजनीति के लिए मुद्दा नहीं होते हैं, इसलिए शायद उनके मसले उतनी तत्परता से नहीं देखे जाते। एक तो मुझे ये लगता है। दूसरा ये है कि इसमें हर एक को एक रणनीति के तहत काम करना चाहिए। इस बात को हम केवल एक सेकंड के लिए सोच कर देखें कि किसी का बच्चा गुम गया है, मतलब 2 मिनट अगर पेरेंट्स की आंखों के सामने से बच्चा इधर उधर हो जाए तो उनकी सांसें अटक जाती हैं, और किसी का बच्चा सालों तक खोया रहता है, मिलता नहीं है। तो ये इसको इतनी ही गंभीरता से समझने की और इसको इतनी ही संवेदनशीलता से इस पर काम करने की जरूरत है। और इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। एक तो ये कि सरकार की तरफ से जो एक चीज हम लोगों को जो काम करते हुए इसमें समझ में आती है, अभी पाठक जी भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ पुलिस पर्सन भी बहुत कम है, मतलब 700 लोगों पर संभवतः, जैसा मुझे याद आ रहा है कि 700 लोगों पर एक पुलिस है हमारे यहाँ जी। और एक ही पुलिस का जो व्यक्ति होगा वो जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं, जो आंखों का डॉक्टर अलग होगा, हार्ट का अलग होगा, लेकिन एक ही पुलिस का एक ही व्यक्ति वो घरेलू हिंसा भी देखेगा, डकैत को भी वही पकड़ेगा, और नेताओं की रैली में भी जो भीड़ है और जो तमाम तरह के काम। तो हम कितनी संवेदनशीलता की उम्मीद इनसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग से कुछ इस तरह की व्यवस्था सरकारी तौर पर होनी चाहिए कि ये इस मसले को उतनी गंभीरता से ले सके। इतना वर्कलोड है उसमें बच्चा उनके लिए, और खासतौर से ये जो बच्चे गुमशुदा होते हैं, ये बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के होते हैं। तो इनके प्रति समाज का जो हमारी जो रवैया होता है वो भी इस तरीके का होता है, ठीक है देख लेंगे। दूसरी बात कि जो लड़कियों की हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन 5 गुना ज्यादा लड़कियां जाती हैं। तो लड़कियां क्यों जाती हैं घर से, वो एक तमाम सारे मुद्दे हैं जो पाठक जी ने भी जिक्र किया कि गरीबी के कारण ऐसे इलाकों से लड़कियां देह व्यापार के लिए ले जाई जाती हैं, काम के नाम पर निकाल ली जाती हैं वहां से, और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं होता है।
कारण और इसके अलावा कई लड़कियां घर छोड़कर चली भी जाती हैं। जो पैदाइशी हमारे यहाँ जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चलता है, जिसमें घर पर भी उनके साथ तरह तरह के भेदभाव होते हैं और हिंसा होती है। मतलब कोविड के दौरान ये जानकर हमको आश्चर्य होगा, हम अपनी बेटियों से कहते हैं कि घर से बाहर मत निकलो, सुरक्षित नहीं हो। लेकिन कोविड के दौरान जब बच्चे घर से या बड़े घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब बच्चों के साथ होने वाले अपराध बहुत तेजी से बढ़ गए थे और उसमें भी पॉक्सो एक्ट वाले अपराध बहुत बढ़ गए थे। तो ये भी हमारे एक सोचने का विषय है कि हम कैसे इस पर सारे लोग मिलकर काम करें और इसका एक समाधान ढूंढें, क्योंकि ये एक ऐसा दिवस है कुंशता बाल दिवस, मतलब जिसको आप बोलते समय आपकी रूह कांप जाएगी, आप इसको सुने, जितनी बार आप इसको पढ़ें दिल घबराता है अंदर से। तो इसको लेकर उसी संवेदनशीलता के साथ, उसी गहराई के साथ काम करने की जरूरत है और सबको एक साथ आने की जरूरत है। सरकार को तो करना ही है, प्लस परिवार में भी हमको सोचने की जरूरत है। एक संवाद जो हमारी पूरी व्यवस्था में ही संवाद की बहुत कमी होती है, जिसकी शुरुआत भी परिवार से होती है। तो उन सारे स्तर पर काम करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल को मुझे बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को समझाया। लेकिन जिस तरह से अभी जीके पाठक जी भी बता रहे थे, अलग अलग तरीके उन्होंने बताया कि किस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक जो कारण तो है ही, उसके अलावा खुद बच्चों का वहाँ से अपने घरों से अपने अपनों से दूर हो जाना, और कई ऐसी भी घटनाएं हमने देखी हैं कि सालों बच्चियों का शोषण होता रहता है और परिवार में घर में रहने वाले ही लोग इस घटना को अंजाम देते हैं। उसके बावजूद भी मजबूरन उन्हें उस घर पे टिके रहना पड़ता है। कई बार तो माएँ ही उन घटनाओं को छुपाती हैं। आप मानती हैं कि इस तरह की भी घटनाएं ऐसे कंडीशंस में बच्चियों को या बच्चों को मजबूर करती हैं कि वो वहाँ से उस जगह को छोड़कर जाएं? और फिर अलग अलग लेवल पर जब काम करने की जरूरत है, तो आपको लगता है सरकार को एक संस्था ही इसको लेकर बनानी चाहिए जो सिर्फ इसी पर काम करे और उनका काम को मॉनिटर भी किया जाए समय समय पर कि उन्होंने कितनी बच्चियों को इस तरह की घटनाओं से बचाया या कितनों को रोका? तौर पर ये तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबको साथ आने की जरूरत है इसमें। और जो आप कह रहे हैं कि लड़कियों के साथ जो घर में ही जिस तरीके से यौन शोषण होते हैं और घर में इज्जत के नाम पर उन्हें चुप रहने का दबाव बनाया जाता है उनके ऊपर, तो ये तो और उसके बाद देखिए, जब वो लड़कियां कई बार परेशान होकर घर से भाग जाती हैं, पुलिस में रिपोर्ट करने जाइए, पुलिस सबसे पहले पूछती है उसकी उम्र क्या है। अच्छा, तो किसी के साथ भाग गई होगी। मतलब घर से लेकर, समाज से लेकर जो जिम्मेदार लोग, जो उसको सुरक्षित करने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, उन सब की सोच भी वही है कि अच्छा, तो लड़कों के साथ भाग गई होगी, लड़कियां तो ऐसी, मतलब छूट मिलती है तो ऐसी कर देती हैं। तो सबसे पहले सोच को भी बदलने की जरूरत है। लड़की किस स्थिति में गई है, आप बैठकर जज मत कीजिए उसे, आप उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, आपको जज करने के लिए नहीं बिठाया गया है। तो एक समाज में परिवार से लेकर, पड़ोसी से लेकर और पुलिस और तमाम जिम्मेदार लोगों तक ये जो एक रवैया है सोच का, सबसे बड़ा तो ये गुमशुदा के न मिल पाने का कारण और भेदभाव, यौन हिंसा जैसे हम कह ही रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर सरकार और तमाम लोगों को इस पर ये जल्दबाजी में कुछ भी करने की जरूरत मतलब हो नहीं सकता, उससे कोई परिणाम निकलते नहीं है। बहुत सारे विभाग नए नए बना दिए गए लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो इस पर बहुत गहन चिंतन करके, इसमें जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करके लगातार, और इस पर एक काम बहुत तेजी से, और मैं कहूँ तेजी से भी ज्यादा बहुत संवेदनशीलता से करने की बहुत जरूरत है। और इसमें कोई राजनीति ना आए, इसमें कोई किसी का कोई ईगो ना आए, इसमें एक बेहतर मनुष्य की तरह सोचकर अगर हम काम ये हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों को तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, वो संवेदनशीलता से लेते हैं इन मुद्दों को, बच्चियों के साथ हुई घटनाओं को संवेदनशीलता से सुनते हैं, लेकिन सभी को इस तरह से नापा नहीं जा सकता या वो किस तरह से इस बच्चियों को वो सोचते हैं, इन घटनाओं को नोटिसेबल मानते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा समझती हैं कि जैसे हेल्प सेंटर्स हैं या कॉल नंबर्स हैं, कुछ ऐसे कॉल नंबर्स जारी किए जाएं, स्कूल में बच्चों को बताया जाए कि आपके साथ किसी भी तरह की आपको तकलीफ है या के साथ किसी तरह का शोषण हो रहा है, तो आप
स्कूलों में ही शिक्षा दी जाए और बच्चे, क्योंकि आजकल टेक्निक का ज़माना है, बच्चे मोबाइल चलाना जानते हैं, तो वहाँ से वो उस कंप्लेन को रजिस्टर करा सकें, क्योंकि बच्चों के लिए तो कोई थाना है ही नहीं ना। वो कहाँ जाकर 10 सवाल तो उनसे ही पूछे जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि बच्चों को उस तरह से भी सोचा जाता है कि कहीं शैतानी तो नहीं है, कहीं किसी बहकावे में आकर तो नहीं कर रहा है। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे भी स्टेप्स उठाने चाहिए जहां बच्चे डायरेक्ट अपनी कंप्लेन कर सके और संवेदनशील लोग बैठे हैं उस कॉल सेंटर में, जहां पर वो उस बच्चे की बातों को समझ सके? जी, और हमारे यहाँ है भी, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन हमारे यहाँ है 1098 जो नंबर है 1098। तो इसका प्रचार प्रसार और ज्यादा हो, जो कि लगातार बच्चों को बताया भी जाता है, और ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो ताकि बच्चे उस पर बेझिझक होकर, क्योंकि वो डरते भी बहुत हैं और वो बच्चे हैं, तो उनके ऊपर ये चीज मुझे लगता है कि अर्चना साई जी हमारे साथ बनी हुई है, उनसे भी हमें डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल। भोपाल चाइल्ड लाइन डायरेक्टर हैं आप, बहुत स्वागत करती हूँ अर्चना जी आपका अनादि टीवी पर। मैडम सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। मैम, आज हम बच्चों के गुमशुदगी को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आंकड़े बहुत डरावने हैं। 720 बच्चे मध्य प्रदेश से हर महीने गायब होते हैं, 29 का रोजाना का आंकड़ा है। हम अभी चर्चा ही कर रहे थे, कुमुद जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ बनी हुई है, किस तरह से चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर्स काम कर रहे हैं और बच्चे डायरेक्ट क्या रजिस्टर करते हैं या फिर उनको हेल्प करने वाले लोग आप तक पहुँचते हैं, कितनी कंप्लेंट्स आती हैं और कितनों का निराकरण होता है? अगर आप भोपाल की बात करें तो आप मान के चलिए हमारे पास भोपाल चाइल्ड लाइन, जो सिटी चाइल्ड लाइन है, उसमें 100 से लेके 150 कॉल केसेस आते हैं हमारे पास, जिसमें अलग अलग तरीके के कॉल हैं। माने किसी को घर में उसके साथ में अब्यूज हो रहा है, किसी के बाल विवाह हो रहा है, कोई बाल श्रम में हो गया है, किसी के साथ में बाहर कहीं अब्यूज हो रहा है, स्कूल में अब्यूज हो रहा है। जहाँ पर भी बच्चे का शोषण हो रहा है, या तो बच्चा खुद कॉल करके बात कर रहा है हमारे साथ में, या फिर कोई मददगार जो होते हैं जिनको जानकारी है 1098 के बारे में, वो हमको लगातार कॉल करते रहते हैं। बिल्कुल। और उनको उनका निराकरण किस तरह से होता है, किस लेवल पर काम किया जाता है? कोई टाइमिंग्स होती है कि इतने समय में उन जो पर्टिकुलर बच्चा है या जिसकी भी कंप्लेन आई है उसको मदद पहुंचाई जा सके? हमारे पास मैक्सिमम 1 घंटे का समय रहता है जाने का। माने हमारा प्रोटोकॉल जो है वो 1 घंटे का है। 1 घंटा डिस्टेंस के ऊपर, माने हमको हर हाल में बच्चे के पास स्पॉट पे पहुंचना है। माने कॉल आया है तो ये नहीं कि हम सब टेलीफोन के ऊपर काउंसलिंग कर रहे हैं, हमें वहां पर जाना है तुरंत। तो जितना हमारे पास डिस्टेंस है, मान लीजिए अगर नजीराबाद या गुनगा या परवलिया की तरफ से कोई केस आता है तो जाने में हमको जितना समय लगता है, बाकी जितना जल्दी हो सकता है उस बच्चे तक हमको पहुंचना जरूरी होता है। और पहुंचने के बाद जिस भी तरह की समस्या है, और जब भी हम उस बच्चे के पास पहुंचते हैं तो हम जो नजदीक का थाना है उसको इन्फॉर्म करके जाते हैं लिखित में कि ऐसा ऐसा बच्चे का मामला है और अब हम वहां जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल करेंगे। और आपको ये भी शायद जानकारी में होगा कि हर थाने में एक बाल कल्याण अधिकारी है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है ना, ASI रैंक से ऊपर व्यक्ति है, जिसको पता है, क्योंकि हम लगातार उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं बाल अधिकारों को लेके और बच्चों से जुड़े हुए कानूनों को लेके, तो वो तत्पर रहते हैं हमारे पास बोलने के लिए। और तुरंत जो है, और सारे थाने के TI हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, सब हमारे साथ होते हैं। तो जब भी कोई बच्चे को रेस्क्यू करना है, और अभी जो जी, लेकिन इस स्टेज पर आपको लगता है, क्योंकि जीके पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े थे, रिटायर्ड IPS ऑफिसर, उन्होंने भी जानकारी दी, कुमुद जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, कि अमला उतना नहीं है, उन्हें लिमिटेड अमला है और उसी को सारे क्राइम्स को अटेंड करना है। तो आपको लगता है कि क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात आ रही है कि उन्हें भी हम रोक नहीं पा रहे हैं, कई अलग अलग देशों से उनके कॉन्टैक्ट जुड़े हुए हैं, एक रैकेट है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर हम वीक हैं? वीक तो नहीं मैं बोलूंगी, बात ये है कि ट्रैफिकिंग को अगर हम लेते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे और पेरेंट्स के बीच का कम्युनिकेशन का गैप है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को ऐसा बोल रहा है कि तुम मेरे साथ चलो, मतलब वो क्या बोलते हैं ना कि बातों में उलझा के, झूठे वादे दे के, है ना, तो वो बच्चा बगैर बताए कैसे निकल जा रहा है ना, जिसको हम ट्रैफिकिंग तो बोल ही रहे हैं, गुमशुदा। ये तो अर्चना जी उन जगहों पर लागू है जहां मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, लेकिन श्रमिक वर्ग, वो माता पिता जिन्हें रोज कमाना पड़ता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनके बच्चे तो यूं ही सड़कों पर घूमते रहते हैं और वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसी एरिया में वो झुग्गी बना कर रह रहे होते हैं और स्लम एरिया से आंकड़े ज्यादा हैं।
ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये बात से थोड़ा सा वो करूंगी, क्योंकि चाहे झुग्गी में रहने वाले बच्चे, बस्ती में रहने वाले हों, चाहे सड़क पे भीख मांगने वाले बच्चों के परिवार हो, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन तो कोई भी कर सकता है। मैंने उसके लिए मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होना जरूरी नहीं है। आप जान के देखिए, ये भीख मांगने वाले जो बच्चे होते हैं, कई बार जब हम उनको रेस्क्यू करते हैं, पुलिस और हम लोग मिलके जब रेस्क्यू करते हैं, तो माँ बाप दौड़े दौड़े प्राण निकालते हुए आते हैं हमारे पास कि बच्चा है हमारा, वापस करो। और बच्चा भी वापस जाना चाहता है। तो ये जरूर है समझना कि वो बच्चे की बॉन्डिंग तो है अपने पेरेंट्स के साथ में। तो कम्युनिकेशन का जो है, अगर कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से चला जा रहा है, इसका मतलब पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एक इशू है, वो होना बहुत जरूरी है। और जिस दिन होगा कि घटनाओं को लेकर भी बात हो रही थी कि पेरेंट्स ही अगर उनका व्यवहार अपने बच्चों के प्रति ठीक नहीं है, स्टेप मदर फादर है उनका व्यवहार ठीक नहीं है, तो वहां भी इस तरह की चीजें होती हैं कि बच्चा खुद ही नहीं परिवार के पास जाना चाहता है। खैर, समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुमुद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कई सारे ऐसे मामले निकल कर सामने आते हैं जिनके पीछे बच्चों का गायब होना कारण अलग अलग होते हैं। कई बार बच्चे खुद अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ या तो शोषण हो रहा होता है या परिवार वालों का, माता पिता का व्यवहार ठीक नहीं होता है। और कई बार वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ों का शिकार होते हैं, शोषण जैसी चीज़ों का शिकार होते हैं। और उसके बाद ये ज़रूरी है कि बच्चों को ये पता हो कि उन्हें मदद के लिए कहाँ जाना है। 1198 हेल्पलाइन नंबर्स हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, जिन पर बच्चे कॉल करके अपने लिए मदद मांग सकते हैं। फिर चाहे वो किसी भी समस्या से जूझ रहे हों, चाहे वो अपने परिवार में किसी समस्या से जूझ रहे हों, किसी तरह की तकलीफ का सामना कर रहे हों, ज़रूरी है कि बच्चों तक, हर एक बच्चा जो इस देश का निवासी है, इस देश में रहता है, इस देश में पैदा हुआ है, उसे उसका हक, उसे उसकी मदद के लिए उन ठिकानों का, उन नंबर्स का पता होना चाहिए और बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, ताकि वो किसी भी समस्या में फंसे तो अपने लिए मदद की गुहार कहां लगानी है ये उसको पता रहे। इसके लिए एक मिशन की जरूरत है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।